फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की। मेंस आंसर राइटिंग में आपके क्या सब पार्ट्स होने चाहिए, आपको कैसे आंसर्स लिखना है, और हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए आंसर्स का। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो मेंस में जो भी आंसर आएगा उसके आपके 3 सब पार्ट होने चाहिए। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में या मोस्टली जीएस में 10 मार्कर या 15 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं। 10 मार्कर क्वेश्चंस में आपको आपको 2 पेजेस मिलते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 150 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करें, 150 वर्ड्स में अपने आंसर्स को कंप्लीट करें। तो पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 10 मार्कर में आप 1 से 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और 15 मार्कर में आपको 3 पेजेस लिखने होते हैं या 3 पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जाता है आप 250 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करें। तो 10 मार्कर क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन 1 to 2 लाइन का इंट्रोडक्शन और 1 to 2 लाइन का ही कंक्लूजन आप लिख सकते हैं और 15 मार्कर में अराउंड 2 to 3 लाइन्स का इंट्रो और 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन आप लिख सकते हैं और बीच में आपकी बॉडी होगी। तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए और बॉडी में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। तो देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन है तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें मैक्सिमम आपको 2 to 3 लाइंस का मैक्सिमम इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर ब्लू इकोनॉमी पे है, हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे, तो उसमें एक आप सिंपल डेफिनेशन ब्लू इकोनॉमी की लिख सकते हैं। वैसे आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई आपको न्यूज़ पता है, उस कंटेक्स्ट पता है कि ये क्वेश्चन की क्यों पूछा गया है, उसके रिगार्डिंग उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या न्यूज़ है, तो वो चीज़ भी आप चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई अगर कीवर्ड मेंशन है आपके मेंस आंसर में तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई रेलेवेंट डेटा, कोट या रिपोर्ट जो आपके पास है उस क्वेश्चन को लेके वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर आया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन स्पीकर को लेके आया है या कोई क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन को लेके आया है या कोई क्वेश्चन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को लेके आया है, तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है कि आप आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो उस बॉडी से रिलेटेड है, जैसे फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल आपका 280 है, तो वो ही आप इंट्रोडक्शन में ही मेंशन करिए। अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को लेके आया है, कोई बॉडी एक्ट के थ्रू बनी है, तो आप उस एक्ट को मेंशन कर सकते हैं और ईयर ऑफ इनैक्टमेंट को मेंशन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। और मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन 1 to 3 लाइंस का होना चाहिए। और मैप भी, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए किसी बॉडी पे आया है, किसी ग्लोबल बॉडी पे आया है, जैसे सार्क है या बिम्स्टेक है, इसका भी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, तो आप इंट्रोडक्शन के ही एडजेसेंट में एक मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं उसको लेके। तो हम कुछ इंट्रोडक्शंस देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेके आया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने थोड़ी भी बेसिक पॉलिटी पढ़ी है उनको याद होगा कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इंट्रोड्यूस हुए थे, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो देखिए, ये जो टॉपर है तनुज पाठक, ऑल इंडिया रैंक 72, इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही उस एक्ट को मेंशन किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मेंशन किया है, जिसके थ्रू ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेके या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशंस को लेके हम उन कॉन्स्टिट्यूशन को ही मेंशन कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में। अब आगे हम कुछ और इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बिम्स्टेक पे आया है। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ जो आपके ये जो टॉपर हैं तनुज पाठक, फिर से उन्हीं की कॉपी है, उन्होंने एक सिंपल सा मैप बनाया इंडिया का और उन्होंने सारे मेंबर्स को मेंशन किया इस मैप में। इसमें बस एक इनसे थोड़ी सी माइनर एरर है कि इन्होंने बांग्लादेश को मेंशन नहीं किया, लेकिन वही आइडिया है कि आप मैप भी एडजेसेंट अपने इंट्रोडक्शन के रख सकते हैं। जिस बॉडी पे क्वेश्चन आया है तो उस बॉडी पे अगर आप मैप बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा आपको एग्जाम में। एग्जामिनर को भी क्लियर होगा कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है।
तो और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो BBIN के थ्रू, बिम्स्टेक के थ्रू एक हाईवे भी बन रहा है, IMT हाईवे, उसको भी दिखाया है मैप में। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दूसरा हम जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो अब दूसरा जो सब पार्ट होगा आपका बॉडी होगा। एक बार आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया क्वेश्चन को लेके, तो बॉडी में मोस्टली आपको क्या करना है, जितने भी उस क्वेश्चन के सब सेक्शंस हैं या उस क्वेश्चन के सब पार्ट हैं जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन रहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है या इसमें कौन कौन से पार्ट्स आपको लिखने हैं, तो वो उनको आपको सब सेक्शन में आप बना सकते हैं। और हर सब पार्ट को आपको ज़रूरी है अपने जितना भी आपको स्पेस दिया गया है उसमें उसको मेंशन करना, और उसको एक प्रॉपर स्पेस आपको देना होगा। अगर क्वेश्चन के 2 सब सेक्शन है या 2 सब पार्ट है, तो आपको 2 सब सेक्शंस को बनाना होगा और लिखना होगा उनको प्रोपोर्शनेटली। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा डेटा, रिपोर्ट, इंडिसेस, इन सबको साइड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का या इंटरनेशनल रिलेशन का है, तो आप रेलिवेंट मैप्स भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमने एक मैप देखा। और अगर मान लीजिए कोई आर्किटेक्चर को रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चर को लेके, तो उसमें भी आप कुछ बेसिक मैप्स आप बना सकते हैं। स्तूपा का मैप बना सकते हैं, नागरा का मैप बना सकते हैं, जहाँ भी वो रेलिवेंट है। और ये हमको बिफोर हैंड ही प्रैक्टिस कर देने हैं, ये सारे मैप्स और डेटा वगैरह, इनकी हमारे पास फैक्ट शीट्स होनी चाहिए। और कोशिश करिए कि आप अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाएं। उसमें सारे जो आपके पर्सपेक्टिव हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, लीगल पर्सपेक्टिव है और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव है, वो सारे आपके आंसर्स में आना चाहिए अगर वो वहाँ रेलिवेंट है तो हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी इसमें देख लेते हैं बॉडी में। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था I2, U2 और क्वाड पे, ये क्वेश्चन I2, U2 और क्वाड पे पूछा था। तो ये जो टॉपर है वसीम अहमद भट्ट, जो भी क्वेश्चन के सब पार्ट हैं, जैसे I2, U2 का देखिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए बोला है क्वाड के साथ, तो इन्होंने पहला सब पार्ट अपनी बॉडी में इधर मेंशन किया है। I2, U2 को कंपेयर किया क्वाड के साथ, और ये इनका पहला सब पार्ट इधर पे ओवर हो गया है। फिर देखिए क्वेश्चन का ही दूसरा सब पार्ट है कि इंपॉर्टेंस क्या है I2, U2 का इंडिया के लिए, और ये इन्होंने इसके बाद अपना दूसरा सब पार्ट यहां से स्टार्ट किया है। तो ये इन्होंने बॉडी में जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया है उसके दोनों सब पार्ट को एड्रेस किया है, और ये इनका एक ये इंट्रोडक्शन है और ये एक बेसिक इन्होंने कंक्लूजन दिया है। तो आगे हम कुछ और कॉपीज देखते हैं। देखिए, अभिनव सिवाच की कॉपी है, ये ऑल इंडिया रैंक 12 है 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के। तो इनका भी पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दिया हुआ है, ये आपके GS2 सिलेबस का पार्ट है और मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है आपके सिलेबस में। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही एक जो बहुत फेमस केस है, इंदिरा गांधी केस 1975 का लैंडमार्क केस है, उसको कोट करते हुए बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वही जो इंट्रोडक्शन में इन्होंने एक फैक्ट दिया है उस एक्ट को लेके, और देखिए इन्होंने कैसे डेटा का यूज किया है। जो क्रिमिनलाइजेशन का डेटा है, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं लोकसभा में, उनमें से कितनों के ऊपर क्रिमिनल केस हैं। तो देखिए 34% 16th लोकसभा में है और 43% 17th लोकसभा जो आपकी 2019 से 24 तक थी, उसमें अराउंड 46% है। तो ये फैक्ट जनरली जो 43% है, जो ये फैक्ट है जनरली जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनको पता रहता है। तो उन्होंने ये फैक्ट को भी मेंशन किया, लेकिन उसको और हाईलाइट करने के लिए इन्होंने एक बार ग्राफ भी बनाया है, जहां इनको 16th लोकसभा में कितने मेंबर्स पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने मेंशन किया है। तो इस तरीके के फैक्ट्स को, इंडिसेस को आप अपने आंसर्स में या बॉडी में यूज कर सकते हैं, और साथ में एक बार ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, जैसे इन्फ्लेशन पे एक क्वेश्चन है, ये आपकी वेदिका बंसल है, ऑल इंडिया रैंक 96 2023 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। तो इसमें भी जो इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इनको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका GS3 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए भी हैं। तो इन्होंने ये चार्ट अपना पहले से तैयार रखा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो डिफरेंट ईयर्स में पिछले 4 सालों में क्या है, और ये उन्होंने कई बार प्रैक्टिस किया हुआ एग्जाम से पहले, और इन्होंने अपनी कॉपी में इसको फिर मेंशन भी किया है। तो इस तरीके के डेटा, फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट है क्वेश्चन को लेके,
वो हमारे आंसर्स को ज़्यादा मार्क्स फेचिंग बनाते हैं। अगर कोई भी एग्जामिनर इस कॉपी को चेक करेगा, अगर वो ये ग्राफ देखेगा तो ऑब्वियसली आपको 1 या 1.5 नंबर बाकी एस्पिरेंट से ज़्यादा ही देगा। अब आगे देखिए वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। देखिए वे फॉरवर्ड आपको उन क्वेश्चंस में देना होता है जहां कोई मेजर इशू चल रहा है और उस इशू को हमको रिजॉल्व करना है, भले ही आपसे वो पूछा है क्वेश्चन में या नहीं भी पूछा है, तो भी आप एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। हम आगे कुछ वे फॉरवर्ड के एग्जांपल्स लेंगे। तो जैसे कुछ एरियाज को रहने दीजिए, जैसे हिस्ट्री में यहाँ वे फॉरवर्ड की जरूरत उतनी नहीं है, या ज्योग्राफी में वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन GS 2 में पूछा है, फूड सिक्योरिटी को लेके, हेल्थ केयर को लेके या एजुकेशन को लेके, तो वहां वे फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करते हैं एग्जामिनर आपसे, भले ही क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं भी हो तो भी। तो वे फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स, जो जेनरिक पॉइंट्स यही होते हैं कि आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करिए, अवेयरनेस जनरेशन करिए, स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करिए, कम्युनिटी को इंगेज करिए। तो ये कुछ जेनरिक वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स होते हैं, और हम आगे देखेंगे भी कि टॉपर्स इनको कैसे यूज करते हैं। और वे फॉरवर्ड के बाद फिर आप 1 या 2 लाइन का कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है वे फॉरवर्ड का। तो इस क्वेश्चन में देखिए आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में लिखा है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था। देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन को कैसे जो क्वेश्चन है उसके रिक्वायरमेंट के साथ मोल्ड किया है। इन्होंने आयुष्मान भारत की एक बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव दिया या बेसिक पर्पस दिया। वो क्या करता है, वो इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करता है, और साथ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया को इस्टेब्लिश भी कर रहा है। फिर क्वेश्चन में एक कीवर्ड मेंशन था कि ये एक रेवोल्यूशनरी इंटरवेंशन है। तो इन्होंने उस कीवर्ड को हाईलाइट किया जो क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, और जो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पॉइंट्स वैसे भी पढ़े होंगे आयुष्मान भारत को लेके, उनके बेसिक पॉइंट्स, वो रेवोल्यूशनरी कीवर्ड के अराउंड उनको मेंशन कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में ही। या ये इंट्रोडक्शन क्या, ये बॉडी का पार्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी कीवर्ड आपके क्वेश्चन में मेंशन था और इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। तो ये सारे पॉइंट जनरली सारे एस्पिरेंट्स को पता रहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगा। इसमें जो इंश्योरेंस की लिमिट है वो 5 लाख इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है पर फैमिली को। और उससे क्या होगा, अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बढ़ रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट भी होगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज का आपके विलेजेस में। तो ये जेनरिक पॉइंट्स स्टूडेंट्स को पता, एक्सेस आपका बढ़ जाएगा हेल्थ केयर को लेके। तो इन्होंने उन पॉइंट्स को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया है। अब देखिए हम इनका वे फॉरवर्ड देखना चाह रहे थे, तो ये काफी लंबा इनका आंसर था और उसमें हम वे फॉरवर्ड देख रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में देखिए एक वही जो टेक्नोलॉजी का पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था वही इन्होंने यूज किया है। फिर ये जेनरिक पॉइंट है कि आप हेल्थ केयर स्पेंडिंग को 3% ऑफ GDP तक आप बढ़ा दीजिए, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया। साथ में एक कमेटी को भी मेंशन किया है। फिर उसके बाद एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन आप ज़्यादा सेटअप करिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए हेल्थ केयर की। तो एक जेनरिक वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया है कि क्या हमको आगे स्टेप्स लेने चाहिए हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही क्वेश्चन की डिमांड भी थी। अब हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन देखते हैं कि हमको कंक्लूड कैसे करना है। देखिए कंक्लूजन हमेशा याद रखिए आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और फॉरवर्ड लुकिंग आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और खासकर जो GS 2 और GS 3 के आंसर्स हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव हो, क्योंकि जनरली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इश्यूज़ के बारे में आते हैं कि जो चैलेंजेस हमारे सिस्टम्स में हैं, तो उन चैलेंजेस को मेंशन करके वे फॉरवर्ड मेंशन करके आपका कंक्लूजन पॉजिटिव पे ही एंड करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जैसे GS 2 GS 3 हैं, आप SDG गोल्स को यूज़ कर सकते हैं। UN के 17 SDG गोल्स हैं, तो उनको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर इन्वायरमेंट को लेके आया है, क्लाइमेट चेंज को लेके आया है, तो उसमें आप SDG 13 को मेंशन करिए जो क्लाइमेट एक्शन का SDG है। तो इसमें आप अपना वे फॉरवर्ड लिखिए। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम ये एफर्ट्स करेंगे जो वे फॉरवर्ड में मेंशन है, तो हम इस गोल को अटेन कर पाएंगे। जो हमारा SDG 13 गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, उसको हम अटेन कर पाएंगे। इसी तरीके से आप कुछ और कंक्लूजन, कोई गवर्नमेंट का मिशन है, जैसे गवर्नमेंट का एक गोल है कि हमको इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक, तो ये भी हम अपने कंक्लूजन्स वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखिए एक ब्लू इकोनॉमी पे क्वेश्चन था, तो ये मेरुगु कौशिक ऑल इंडिया रैंक 82 इस साल का जो रिजल्ट आया था अप्रैल 2024 में 2023 CSC का, तो उसमें इनकी 82 रैंक है। तो देखिए इन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, एक बेसिक डेफिनेशन इन्होंने ब्लू इकोनॉमी की दी है।
बहुत बेसिक डेफिनेशन ब्लू इकोनॉमी की दी है इंट्रोडक्शन में, और फिर थोड़ा डिस्क्राइब किया है ब्लू इकोनॉमी को में क्या क्या इंक्लूड होता है। और उसके बाद काफ़ी ये लंबा आंसर था, हम कंक्लूजन पे फोकस करते हैं। देखिए कंक्लूजन पे इन्होंने नेशनल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मेंशन किया है। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट का कोई गोल है, उसको हम अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और कंक्लूजन देख सकते हैं। ये सृष्टि डबास मैम है, इनका ऑल इंडिया रैंक 6 है। इस साल के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम आपका 2023 का था, जिसका रिजल्ट 2024 अप्रैल में आया है। तो इसमें देखिए मैम एक क्वेश्चन पूछा गया था लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में वो लो क्यों है या लो है, तो उसके रीजंस इनको मेंशन करने थे। तो इन्होंने एक फैक्ट से स्टार्ट किया, एक डेटा पॉइंट से अपना इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद इनके कंक्लूजन को देखिए तो इन्होंने SDG 5 को मेंशन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जो जेंडर इक्वालिटी को लेके। तो ऐसे हम SDGs के साथ अपने आंसर्स को एंड कर सकते हैं, GS2 और GS3 के। तो इसी तरीके के और आंसर्स, इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम और भी आंसर्स डिस्कस करते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ताकि हमको एक बहुत फेयर आइडिया हो कि UPSC हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम किस तरीके से अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।